अगर हम यूकैरियोटिक रेप्लिकेशंस की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक रेप्लिकेशंस के अंदर क्या होता है कि अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं, जैसे प्रोकैरियोट्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो ओरिजिन होता है वो कौन सी साइड से होता है, ओराई साइड से होता है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और वो क्या होता है कि बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक रेप्लिकेशंस की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल ओरिजिन्स, क्योंकि अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखते हैं तो प्रोकैरियोट्स क्या होता है, कैसा है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं है। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स कैसा है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। तो इनके अंदर क्या होता है कि मल्टीपल ओरिजिन्स होता है। प्रोकैरियोट्स में आप लोगों ने क्या देखा था कि छोटे छोटे ओकाजा के फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनको क्या होते हैं, प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही क्या होता है कि जब भी हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स के अंदर क्या होगा, जैसे जैसे मल्टीपल ओरिजिन्स होगा तो मल्टीपल ओरिजिन से क्या हो जाएंगी, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। ओके। इसके अलावा क्या होता है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कुछ इनिशिएशन सीक्वेंस होते हैं। इनिशिएशन सीक्वेंस का क्या काम होगा, जो कि किस में हेल्प करेंगे, इनिशिएशन में हेल्प करेंगे। आप लोगों को किसी को ध्यान हो तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ओराई होती है उसके अंदर 245 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। 245 बेस पेयर क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं, एक सीक्वेंस की फॉर्मेशन करते हैं। उन सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, ओरिजिन सीक्वेंस कहेंगे। ओरिजिन का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे आप लोगों के पास ये डीएनए का स्टैंड है। अब इस डीएनए के स्टैंड में इस पॉइंट के ऊपर क्या होता है, एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ओराई। और उस ओराई के अंदर कितने सीक्वेंस होते हैं, 245 बेस पेयर के सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो ओराई होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ARS। ठीक है, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ओराई कहेंगे, और यूकैरियोट्स के अंदर हम क्या कहेंगे, ARS। ठीक है, ऑटोनोमस रेप्लिकेशन सीक्वेंस। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस ध्यान रखना कि प्रोकैरियोट्स के अंदर हम क्या बोलते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर हम क्या बोलेंगे उस सीक्वेंस को। इसके अलावा अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में कौन से किसके किसके मतलब कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कौन से एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं हम, यीस्ट का, ठीक है, या फिर ई कोलाई का एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में किसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम, बैक्टीरिया का। अब रेप्लिकेशन प्रोसेस देखो कि कैसे कैसे होता है। सबसे पहले ये देखो, ये एक डीएनए का स्टैंड है जिसमें आप लोगों को ये सीक्वेंस दिख रहे होंगे, B2 B1 और A। दिख रहे हैं ये सीक्वेंस? यस मैम। ओके, नो मैम। PDF देखो अपना, शो हो रहे हैं सीक्वेंस B2 B1 A, बताओ। यस मैम। ओके। तो इन सीक्वेंस के अंदर सबसे पहले देखो डायरेक्शन क्या दिखा रखी है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन दिखा रखी है। मतलब हमेशा ध्यान रखना, चाहे हम प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन पढ़े चाहे हम यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन पढ़े, जो सिंथेसिस की डायरेक्शन होगी हमेशा वो कौन सी होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर होगी। ठीक है, और जो उसके अपोजिट जो टेम्पलेट स्ट्रैंड बनेगा वो कौन सी डायरेक्शन में बनेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डीएनए को अनवाइंड करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अनवाइंडिंग करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा B2 B1 और A। ठीक है, ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम स्पेसिफिसिटी की बात करें तो सबसे पहले जो कुछ प्रोटीन्स होंगे जो बाइंड करेंगे, लाइक ORC सीक्वेंस। ORC सीक्वेंस क्या होते हैं, ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं कि इनिशिएशन में हेल्प करते हैं। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन से ऐसे सीक्वेंस थे जो इनिशिएशन में हेल्प कर रहे थे, डीएनए ए। वेरी गुड। तो उसके अंदर क्या होता है कि डीएनए ए प्रोटीन था जो कि इनिशिएशन में हेल्प कर रहा था। इनके अंदर कौन से सीक्वेंस होते हैं, ORC सीक्वेंस होते हैं। ये क्या करते हैं कि स्पेसिफिक कौन सी साइड पे बाइंड करेंगे, B1 साइड पे बाइंड करते हैं। B1 साइड पे क्या करेंगे, जैसे ये बाइंडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, डीएनए के अंदर स्ट्रेन अपीयर हो जाएगा। जैसे ही स्ट्रेन अपीयर होगा अब वो क्या हो जाएगा, ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही अब वो ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, अब मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे प्रोकैरियोट्स के अंदर था वैसे ही यूकैरियोट्स के अंदर है, बस क्या हो जाएंगे, जो प्रोटीन्स के नाम होंगे वो चेंज हो जाएंगे। इसके अलावा जो सीक्वेंस होंगे, जैसे कि उसमें 245 बेस पेयर का सीक्वेंस था तो इनके अंदर सीक्वेंस की क्या हो जाएंगे, थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इनिशिएशन प्रोटीन्स की बात करें तो यहाँ पे इनिशिएशन प्रोटीन्स कौन से हैं, ORC होते हैं। इनको भी क्या होता है कि ATP की रिक्वायरमेंट होती है। और ATP किस फॉर्म में मिलेगी, जब भी क्या होगा, कोई भी ATP किस में कन्वर्ट होगा, ADP में कन्वर्ट होगा तो एक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। वो फॉस्फेट जैसे ही रिलीज होगा वो क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया?
Yes, ma'am. ओके। इसके बाद Yes, ma'am. उसके बाद हमने प्रोकैरियोट्स में क्या पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जैसे ही हम इनिशिएशन प्रोटीन्स ने बाइंड कर लिया, उसके बाद क्या होता है, किसकी एक्टिविटी होती है, हेलिकेज की एक्टिविटी होती है। मतलब हेलिकेज की लोडिंग होगी। जैसे ही हेलिकेज की लोडिंग होगी तो हेलिकेज क्या करता है, जैसे देखो यहाँ पे भी हेलिकेज की प्रॉपर्टीज़ लिख रखी है कि हेलिकेज कैसा होता है। हमने प्रोकैरियोट्स के अंदर भी यही प्रॉपर्टीज़ देखी थी और यूकैरियोट्स के अंदर भी यही प्रॉपर्टी है। जैसे हेलिकेज की बात करें तो हेलिकेज कैसा होता है, हेक्सामेरिक टाइप का प्रोटीन होता है। हेक्सामेर का मतलब क्या होंगी, 6 सब यूनिट प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इनको भी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम किसी भी डीएनए को अनवाइंड कर रहे हैं, मतलब उसको ओपन करना स्टार्ट कर रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए, चाहे उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, चाहे डीएनए को मेल्ट करने के लिए। तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी, जब भी हम एटीपी से एडीपी की फॉर्मेशन करेंगे तो एक फॉस्फेट रिलीज होगा। वो फॉस्फेट क्या करवाएगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगी, हेलिकेज की लोडिंग होगी। हेलिकेज का काम आप लोगों को पता है, हेलिकेज क्या करता है, अनवाइंडिंग करनी स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा क्या होता है, अगर हम हेलिकेज की बात करें तो यहाँ पे हेलिकेज का नाम क्या होता है, एमसीएम। एमसीएम क्या करता है कि हेलिकेज की तरह काम करता है। ये क्या करता है, लोडिंग करता है। अगर हमारे यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर एमसीएम ना हो तो हेलिकेज अपना काम परफॉर्म नहीं करेगा। प्रोकैरियोट्स में हेलिकेज का काम कौन करता है, DNA B. वेरी गुड। वहाँ पे कौन करेगा, डीएनए बी किसका काम करता है, हेलिकेज का काम करता है। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस है, ये ध्यान रखना कि प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसे रेप्लिकेशंस होती है और यूकैरियोट्स के अंदर कैसे रेप्लिकेशंस होती है, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि कुछ इनिशिएशन प्रोटीन्स होते हैं जो कि किस पे बाइंड करेंगे, B1 पे बाइंड करेंगे। इसके अलावा फिर क्या होगा कि जो हेलिकेज होगा, मतलब एमसीएम होगा, वो क्या होगा, लोड हो जाएगा। एमसीएम लोड हो गया। अब कुछ हेलिकेज प्रोटीन्स थे, जो हेलिकेज प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले MCM1 2 to 7, मतलब 2 to 7 का मतलब क्या होगा, जो 2 से लेके 7 तक की जितनी भी यूनिट्स हैं वो सारी की सारी किसके ऊपर बाइंड होगी, डीएनए के ऊपर बाइंड होंगी। जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि 13 मर और 9 मर सीक्वेंस होते हैं जिनके ऊपर डीएनए, अगर हम बात करते हैं 9 मर सीक्वेंस की तो उनके ऊपर क्या होता है, डीएनए ए बाइंड होता है, किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। ऐसे ही क्या होता है, यूकैरियोट्स के अंदर किसकी बाइंडिंग होती है, कौन लोडिंग करता है, सबसे पहले तो एमसीएम लोड करता है। एमसीएम क्या करता है, एमसीएम का काम क्या होता है कि वो सिर्फ डीएनए को अनवाइंडिंग करना स्टार्ट करेगा, मेल्ट करना स्टार्ट करेगा। उसके अलावा कुछ और प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन्स का नाम क्या होता है, CDT1 एंड CDC6। ये जो जितने भी प्रोटीन्स हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कौन सी प्रोटीन है, एक तो CDT1 और एक CDC6। ये भी क्या करते हैं, सिर्फ हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करेंगे, मेल्टिंग करने में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सिर्फ अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ इन्हीं प्रोटीन्स का डिफरेंस होगा कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर अलग और डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर कैसे प्रोटीन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के। अब इन्होंने एक चीज़ बता रखी है, अगर हम हेलिकेज एक्टिवेशन की बात करें, मतलब डीएनए अब मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है, तो जो मेल्टिंग होएगा वो कौन सी फेज़ में होगा, एस फेज़ के अंदर। क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं कि जो एक्चुअल रेप्लिकेशंस होती है, मतलब जो सिंथेसिस होती है डीएनए की, वो कौन सी फेज़ के अंदर होती है, एस फेज़ के अंदर होती है। आप लोगों ने सेल साइकिल पढ़ी है, सेल साइकिल के अंदर क्या देखते हो आप लोग, G0 स्टेज हो गई, G1 स्टेज हो गई, फिर एस स्टेज आती है, फिर G2 स्टेज आती है और फिर एम स्टेज आती है। तो जहाँ पे एक्चुअल रेप्लिकेशन होती है, G0 और G1 स्टेज है, यहाँ पे तो क्या करता है कि वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, मतलब अपने एंजाइम की सिंथेसिस करता है। अब एंजाइम्स की बात करें तो आप लोग अब एक्चुअल में देख रहे हो कि कितने एंजाइम चाहिए होते हैं एक रेप्लिकेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, लाइक DNA पॉलीमरेज 1, DNA पॉलीमरेज 3, इसके अलावा हेलिकेज, सिंगल साइडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो ये सारे प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो G1 फेस होता है, मतलब अपने आप को वो क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा। जैसे ही G1 फेस में उसने अपने पूरे एंजाइम की सिंथेसिस कर ली, अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, एटीपी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लिया, जब क्या करता है कि वो किसके अंदर एंटर करता है, एस फेज के अंदर एंटर करता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ दिख रही होगी अच्छे से, यहाँ पे आप लोगों को CDK भी दिख रहे होंगे, CDK और साइक्लिन शो हो रहे हैं, CDK और साइक्लिन। Yes, ma'am.
ये यही चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि जो CDK2 है और साइक्लिन ए है, ये किसके अंदर होता है? एस फेज के अंदर ही होता है। और ये कब सिंथेसिस करता है? जब ये एस फेज कंप्लीट हो जाती है, मतलब जब रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो ये किसके अंदर एंटर करेगा? G2 फेज के अंदर एंटर करेगा। G2 फेज का मतलब क्या होता है कि अब क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, जैसे जैसे G2 फेज के अंदर आएगा, अब ये माइटोसिस के लिए प्रिपेयर हो रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड करने के लिए अपने आप को रेडी कर रहा है। ठीक है, जैसे ही एम फेज के अंदर आएगा, कंप्लीट 2 डॉटर सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और प्रोटीन्स हैं, वो आप लोगों के इतने काम के लिए, मतलब अगर आप हाई लेवल पे पढ़ोगे तो आपको लोगों को पता चल जाएगा। जैसे देखो DBF4 है। DBF4 क्या होता है? एक टाइप का काइनेज होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना कि CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, तो वो क्या करता है कि कुछ स्पेशल जो प्रोटीन्स होते हैं उनके ऊपर फॉस्फोराइलेशन करके क्या करता है, या तो प्रोसेस को एक्टिव करेगा या तो प्रोसेस को क्या करेगा, इनएक्टिव कर देगा, लाइक फॉस्फोराइलेशन करके। ऐसे ही क्या होता है, ये प्रोटीन्स भी क्या करते हैं कि रेप्लिकेशन प्रोसेस को एक्टिव करेंगे या फिर क्या करते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। ठीक है, अब देखो एक डायग्राम देखो जिसमें MCM की लोडिंग दिखा रखी होगी आप लोगों को। एस फेज के नीचे एक डायग्राम है, देखो ध्यान से, दिख रहा है, जिसमें आप लोगों को ये प्रोटीन दिख रहे हैं, CDC45, जिन 5, DNA पॉलीमरेज ईटा, दिख रहा है? ठीक है। Yes, ma'am. इसमें देखो सबसे पहले क्या चीज़ दिखा रखी है कि जो A1 प्रोटीन है, A1 के ऊपर क्या होता है, किसकी बाइंडिंग होगी, ORC की बाइंडिंग होगी। ORC क्या करता है, ओरिजिन होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन होता है, ओराई होता है। और यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर कैसे सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, ARS सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, ऑटोनोमस रेप्लिकेशन सीक्वेंस। ठीक है, मतलब कि ये किसको लोड करवाते हैं, ORC को लोड करवाते हैं। ORC क्या करेगा, यूकैरियोट्स के अंदर सिर्फ रेप्लिकेशन को इनिशिएट कर देगा। अब इसका काम कंप्लीट हो गया, अब ORC क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद किसकी बाइंडिंग होएगी, हेलिकेज की। हेलिकेज क्या करता है, लोडिंग करवाता है। किसकी लोडिंग करवाएगा, ये क्या होता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये क्या करवाता है, लोडिंग करवाएगा। लोडिंग होने के बाद क्या होता है, देखो जैसे ये छोटे छोटे आप लोगों को सर्कल दिख रहे हैं, ये क्या है, MCM की प्रोटीन्स हैं। MCM जैसे 2 to 7 लिख रखा है। 2 to 7 का मतलब क्या है कि 2 से लेके 7 तक की जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं वो प्रोटीन्स क्या होते हैं, बाइंड हो जाते हैं। जैसे ही बाइंड हो जाएंगे, इसके बाद क्या होगी, जैसे ही बाइंडिंग हो जाएगी इसके बाद किसकी एंट्री होएगी, क्या बताया था मैंने आप लोगों को, इसके बाद किसकी होएगी, CDT1 एंड CDC6। जो CDT1 है और CDC6 है, ये दोनों प्रोटीन्स भी क्या हो जाते हैं, बाइंड करते हैं। ये भी क्या करते हैं, सिर्फ इनिशिएशन में हेल्प करते हैं और हेलिकेज को क्या करवाते हैं, अनबाइंडिंग करवाना स्टार्ट कर देते हैं। हेलिकेज का काम क्या होता है कि DNA को खोलना स्टार्ट करना, तो ऐसे ही क्या करवाएंगे, ये अनबाइंडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही अनबाइंडिंग होगी, प्रोकैरियोट्स में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक बबल की फॉर्मेशन होती है, उस बबल को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि यूकैरियोट्स में भी किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, एक बबल की फॉर्मेशन हो जाती है। उस बबल को भी हम क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन बबल कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ आप लोगों को एक और चीज़ दिख रही होगी कि क्या हो रहा है कि ATP से किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ADP की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। और क्या निकल रही है, एनर्जी निकल रही है। वो एनर्जी किसकी फॉर्म में निकलेगी, फॉस्फेट की फॉर्म में निकलेगी। किसकी फॉर्म में निकलेगी, फॉस्फेट की फॉर्म में। और वो फॉस्फेट किस में हेल्प करेगा कि DNA को अनवाइंड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि कुछ और प्रोटीन्स है। ठीक है, जैसे कि कुछ कैसे होते हैं, कुछ एसेसरी प्रोटीन्स के साथ क्या होते हैं कि कुछ नॉन एसेसरी प्रोटीन्स भी होते हैं। लाइक ये क्या होते हैं, जैसे देखो जिन 5 क्या है, ये भी एक ऐसा प्रोटीन्स है जो कि किस में हेल्प कर रहा है, अनवाइंडिंग प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। क्योंकि आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि जब भी हम प्रोकैरियोट से यूकैरियोट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, मतलब प्रोकैरियोट कैसा है, एक सिंपल टाइप का ऑर्गेनिज्म है, और अगर हम यूकैरियोट्स की तरफ जाएंगे तो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा उतने ज़्यादा क्या होता है कि प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। वो प्रोटीन्स क्या करते हैं कि अनवाइंडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में क्या आते हैं, सिंपल टाइप के प्रोटीन्स से। लेकिन अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें, उनके प्रोटीन्स की बात करें, तो वो कैसे होते हैं, थोड़े से अलग लेवल के होते हैं। ठीक है, तो वो प्रोटीन्स क्या करते हैं कि जैसे जिन 5 हो गया, या फिर CDC45 हो गया, या फिर DNA पॉलीमरेज ईटा हो गया, ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, लोडिंग करवाएंगे और क्या करेंगे, बबल की फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारे पास जो DNA है वो कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड के अंदर कन्वर्ट हो गया, और किसकी फॉर्मेशन हो गई, एक बबल की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, बताओ। Yes, ma'am. ओके, क्लियर हो रही हैं चीज़ें कि प्रोकैरियोट्स में क्या चीज़ें थी और यूकैरियोट्स में क्या क्या पॉइंट्स हैं, बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, अगर कहीं पे लगे डाउट तो पूछ लेना। ठीक है,
1 मिनट। ओके। अब आप लोग देखो, उसके बाद आप लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर हम प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में आप लोगों ने क्या देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशंस होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जैसे अनवाइंडिंग होनी स्टार्ट हो गई तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं, लाइक एसएसबी प्रोटीन्स होते हैं। एसएसबी प्रोटीन्स क्या करते हैं कि अनवाइंडिंग करना स्टार्ट वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कि रिवाइंडिंग ना हो जाए। रिवाइंडिंग का मतलब दोबारा से रिकॉइलिंग ना हो जाए, डीएनए दोबारा से क्या हो जाए कि कोइलिंग ना कर ले। तो उसके लिए कौन से प्रोटीन्स होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो वही काम यूकैरियोट्स में कौन करता है, आरपीए। ठीक है, ध्यान रखना, आरपीए क्या होगा, वही सेम डिट्टो काम करेगा जो प्रोकैरियोट्स के अंदर एसएसबी प्रोटीन्स करता है। ठीक है, ये देखो आप लोगों को ये बीन लाइक, किडनी बीन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, इनके ऊपर एक छोटे छोटे बीन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। वो क्या है, वो कौन से प्रोटीन है, आरपीए प्रोटीन है। मतलब कि क्या है, ये प्रोटीन्स कैसे काम करेंगे, जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स काम करता है, बिल्कुल डिट्टो वैसे ही काम करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, ma'am.